वक्फ का बिल को ख़त्म कराने के लिए, और बोध गया का जो वो गंदा घिनौना कानून है जिसमें बुद्ध समाज की जो सबसे पावन धरती है उस पर जो बुद्ध समाज से नहीं है उनका कब्जा है वो छुड़ाने के लिए, और ये वक्फ का जो गंदा घिनौना बिल आया है उसको ख़त्म करने के लिए, और ईवीएम के खिलाफ हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के बाद बिहार का कूच करेंगे। तो जब हम जंतर मंतर पे का प्रदर्शन करेंगे ईवीएम के लिए, ये चुनाव में वोट चुराने की मशीनें जो ईवीएम है उसके माध्यम से आपका वोट का अधिकार ही छीन लिया, और इसीलिए इस प्रकार की झूठी बातें करके ये हिम्मत उनको आ गई कि अगले दिन उनके जो सिपह सलार हैं अमित शाह साहब, वो ये बोलते हैं जी हमने तो झूठ बोला था, जिससे जो किया जाए कर ले। उन्हीं के एक मित्र हैं लाला रामदेव है, कुछ और उनका नाम है लाला रामदेव ना, वो जैसे बोल रहे थे ना उसी तरह से अमित शाह साहब ने भी बोल दिया, पूछ पाड़ ले मेरी। बोल रहे थे ना लाला रामदेव मैंने झूठ बोला था, पूछ पाड़ ले मेरी तू। ये अपराधियों का चाल चरित्र और चेहरा है कि वो आप लोगों को धोखा देते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोशिश कर रहे हैं दिन रात कि 15 लाख आपको दे दें। जिन लोगों के लिए कोशिश कर रहे हैं उनको 15-16 लाख करोड़ रुपए चोरी करने दिए, अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों को बैंकों से ही चुरा लिए सीधे। वो पैसा आप सबका ही तो है, इनकम टैक्स देने वालों का ही नहीं है सिर्फ पैसा, वो बैंक में पैसा जमा कराने वालों का ही पैसा नहीं है, आप सबका भी पैसा है। वो इस देश की हर संपदा पे आप सबका बराबर का अधिकार है। क्योंकि कोई बिजनेस करता है ना छोटा या बड़ा, तो वो देश की जो सड़कें हैं वो कैसे बनती है, वो आप उसके मालिक हो। देश के में जो ट्रेन चल रही है, देश में जो जहाज़ चल रहे हैं, देश में जो ये टेलीफोन की व्यवस्था है, इंटरनेट की है, ये मोबाइल फ़ोन की व्यवस्था है, इसके सबके आप बराबर के मालिक हो। तो भले ही आप टैक्स दे रहे हो ना दे रहे हो, हालांकि हर व्यक्ति आजकल तो ऐसा जीएसटी और ये टैक्स, सेल टैक्स, फेल टैक्स में इतना फंस गया है कि हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ दे रहा है। अगर कोई नहीं भी देता तो उसका भी पैसा है हर एक बैंक में, देश की संपदा में बराबर का अधिकार है। ये मैं आपको संवैधानिक और कानूनी बात बता रहा हूँ ताकि आप समझो, किसी के दबाव में मत आओ कि जी मैं इनकम टैक्स देता हूँ, मैं बड़ा नागरिक हूँ। सब बकवास है ये। तो ये जो आपका असली अधिकार जो बाबा साहब ने सबसे महत्वपूर्ण अधिकार दिया था वो मशीनों के माध्यम से छीन लिया। अब आप एक नौकर से नाराज़ हो, अमित शाह साहब से या योगी जी से, आपने, हालांकि और भी तरीके हैं उस पर मैं भी आऊँगा, लेकिन 5 साल बाद तो एक तरीका आता ही है ना, या जब भी चुनाव होते हैं अगले एक तरीका आता है, भाई कान पकड़ के निकाल देंगे वोट के माध्यम से। अब वोट आप डाल रहे हो उनको हटाने के लिए, वो फिर भी रह रहे हैं, तो इससे बड़ी धोखाधड़ी बैंकों में से लाखों करोड़ रुपए चुराने की भी नहीं है। ये बात मैं आप लोगों के बीच में कहने आया हूँ, क्योंकि आपके वोट चुरा के ही लाखों करोड़ों रुपए की चोरी हो रही है। आपके वोट चुरा कर ही आपको गरीब रखा जा रहा है, आपको कमज़ोर रखा जा रहा है, आपके हक अधिकारों से आपको वंचित रखा जा रहा है, आपके बच्चे परिवार वालों को शिक्षा, चिकित्सा और व्यापार, नौकरियों से दूर रखा जा रहा है, क्योंकि आप उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, उनकी पूंछ नहीं पाड़ सकते अब आप, क्योंकि वोट का अधिकार ही उन्होंने छीन लिया आपसे। पूरी दुनिया में कहीं भी मतपत्र के अलावा किसी भी बड़े देश में चुनाव नहीं होते हैं। चुनाव मतपत्र के अलावा मशीनों से सिर्फ वही कराना चाहते हैं जो चुनाव में बेईमानी करना चाहते हैं, धोखाधड़ी करना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये सरकार एक चली जाएगी तो दूसरे बड़े ईमानदार लोग आ जाएंगे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लेकिन क्योंकि मैं राजनीतिक बात, यहाँ पार्टी वाली राजनीतिक बात नहीं करता हूँ, मैं देश की सबसे बड़ी राजनीति की बात करता हूँ हमेशा, सब जगह जाकर। और वो राजनीति ये है जब तक बहुजनों की असली सरकारें, बहुजनों की आवाज़ से असली सरकारें नहीं आ जाती। 131 MP लोकसभा में चले गए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के, वो किसी मकसद की दवा नहीं है।
किसी मर्ज की दवा नहीं है, वो बेकार हैं, साबित हो चुका है बार बार। जब तक हम लोगों की आवाज़ SC ST मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध OBC महिलाओं की आवाज़ वाली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में नहीं जाते, लोकसभा में नहीं जाते, तब तक जो सबसे बढ़िया राजनीति है सबके भले के लिए वो ये है कि चेंज करो, नौकरों को चेंज करो, कान पकड़ के निकालते रहो ताकि डर के मारे कुछ ना कुछ तो भला करें आपका, कुछ ना कुछ तो कम चोरी करें। चेंज बदलो, तुमने ये गलती की, तुम्हें अगली बार देख लेंगे, ये डर उनकी आंखों में होना चाहिए। ये है लंबा रास्ता। उससे छोटा रास्ता और है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया और ठीक से बताया, उसमें है शिक्षित बनो। शिक्षित तो मेरे ख्याल से ये कापी किताब वाले शिक्षित तो मेरे ख्याल से अब काफ़ी लोग हो गए, असली शिक्षित अभी नहीं हुए हैं। अपने हक अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्या करना है वो जब तक नहीं जानते और अपने हक अधिकार ही नहीं जानते। ये नौकरों से ये कहते हैं बाबूजी MLA साहब हमारा ये काम करा दो, ये शिक्षित होना नहीं हुआ। MP MLA आपसे, प्रधानमंत्री जी भी आपसे क्या कहते हैं, मैं सेवक हूं ना आपका, असल में हैं ही सेवक, आपके नौकर ही हैं वो। तो नौकरों को इज्जत दो, ऐसा नहीं कि नौकरों को इज्जत ना दो आप, मगर उनको काम कराने के लिए मजबूर भी करो। जिस काम के लिए आपने उन्हें नौकरी दी है उनसे उनका ठीक तरीके से काम कराने के लिए भी उनके कान उमेट के रखो। ये काम शिक्षित लोग ही कर सकते हैं, अशिक्षित लोग नहीं कर सकते। कापी किताब पढ़ के डिग्री लेने से पूरी तरीके की शिक्षा नहीं आती। ये नौकरों के कान उमेटने का एक तरीका जो बाबा साहब ने दिया है, शिक्षित बन के असली वाले संगठित बनो और उसके बाद संघर्ष करो। संघर्ष मतलब आप जन आंदोलन करो। जन आंदोलन करो मतलब ये जो नौकर हैं आपके ये काम नहीं करते, सरकारी अधिकारी या जजेस भी, तो उनके बाहर जाके प्रोटेस्ट करो, पीसफुल प्रोटेस्ट, आंदोलन करो शांतिपूर्ण ढंग से। MLA साहब के घर के बाहर के ये काम नहीं किया आपने। आप लोग इतना समय अपनी बच्चों का और परिवार का पेट पालने के लिए जितना टाइम निकालते हो ना, उससे अगर 10वां हिस्सा भी आप लोग अपने नौकरों के ऊपर भी लगा दो, उनके कान उमेटने के लिए, उनको सही रास्ते पे ले जाने के लिए, तो आपकी ज़्यादातर समस्याओं का समाधान वैसे ही हो जाएगा। क्योंकि भारत देश में इतनी संपदाएं हैं, इतनी ताकत है कि जब तक अंग्रेज़ नहीं आए थे, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, तब तक भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर देश था। इतनी ताकत हमारे देश में है। सबसे ज़्यादा रईस और मालदार देश था। दुनिया की 1/4 से भी ज़्यादा संपदा भारत के पास थी। वो तो अंग्रेज़ों के आने की वजह से, ये औरंगज़ेब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, तो औरंगज़ेब के समय तक पूरी दुनिया की 1/4 संपदा भारत के पास थी, आप सब और हमारे पास थी। अंग्रेज़ों के आने के 20 साल बाद ही वो 3% रह गई और आज तक 3-4% पे रुकी हुई है। इससे क्या पता चलता है, देश तो अमीर है, इसके जो शासन चलाने वाले हैं वो बेईमान हैं, कोई भी हो चाहे। हम आपके साथ ये करेंगे, संघर्ष करेंगे, आपकी गरीबी दूर करेंगे, ये सब पूरी ईमानदारी से बात नहीं हो रही। संविधान की किताब लेके सिर्फ घूमने से और उसके बारे में, संविधान की रक्षा करने के बारे में बोलने से संविधान की रक्षा नहीं होगी। जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का नारा है ना, घर घर संविधान, संविधान से हर समाधान, यानी कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में संविधान का प्रयोग करके, अपने हक अधिकारों की रक्षा करके, अपने नौकरों के कान उमेटने की ताकत ही संविधान की रक्षा करना है। अगर आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि इस संविधान से हम अपने नौकर जो कि DM SP
जो कि चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, ये संविधान की किताब का इस्तेमाल करके हम इनसे काम करा सकते हैं। उस दिन संविधान की सच्ची रक्षा होगी और उस दिन आप लोगों को पता लगेगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपको दे के क्या चीज़ गए। सब कुछ है आपके पास, लेकिन थोड़ा सही रास्ते पे संघर्ष करने की आवश्यकता है। अब यहाँ तो हमारे सूरज साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, वहाँ के मेंबर भी हैं, तो आप सब लोग मिलके यहाँ पे एक मॉडल बनाओ कि कैसे संविधान का पूर्ण रूप से प्रयोग करना है। देखो कितना खुशहाल हो जाएगा आपका पूरा क्षेत्र, और आपके एमपी एमएलए आपके घर के पार आएंगे पूछने, और कोई काम तो नहीं है, लेकिन तरीका एक ही है। उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू करो, पीसफुल प्रोटेस्ट। हफ्ते में एक दिन तो कर सकते हो, करके देखो आप। और कोई काम मत बताओ उनको जी हमें आपसे खुश नहीं, हम आपसे, हमें संतुष्ट करो जिसलिए हमने आपको चुन के भेजा था, और नारे हाय हाय बस। हर हफ्ते एक दिन चुन लो आप, 100 200 500 लोग जाओ, अपने जो भी नेतागण हैं उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू करो। 1-2 महीने बाद सूरज जी से मैं पूछ लूँगा फ़र्क क्या आता है, और घुसना बंद करा दो। कोई नहीं आएगा, किसी नेता का स्वागत नहीं, कुछ नहीं, जब तक आप खुश ना हो जाओ। अब खुश करने के उनके पास ढूंढे तरीके, वो आपको कैसे खुश करेंगे। अच्छे स्कूल देंगे, अच्छे आपको नौकरियां दिलवाएंगे, आपका व्यापार ठीक कराएंगे, सड़कें, नालियां, बिजली, ये सब ठीक कराएंगे, वो जाने। देखो ये फॉर्मूला अपना के आप लोगों को पता लगेगा। मैं बहुत ही, आपको लग रहा होगा शायद मैं अजीब बात बता रहा हूं, लेकिन करके देखो आपको इसका क्या रिजल्ट आएगा। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं, और जो हम पूरे देश में आंदोलन भी छेड़ रखे हैं, अभी बौद्ध गया का भी आंदोलन है जो हम लोग बहुत ताकत लगा के कर रहे हैं, और वक्फ का तो अभी आप सब लोगों ने देख ही लिया। जो हमारे सामाजिक नेता हैं ना, धार्मिक नेता हैं, पॉलिटिकल नेताओं के बारे में तो मैंने बता ही दिया आपको, जैसे भी हैं वो, ये भी लोग कोई ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। अभी जैसे वक्फ का केस हार रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, बोल रहे हैं हम जीत रहे हैं। ये धोखाधड़ी और फ्रॉड जो होती है, इसका भी इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, मेरे साथ एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वो मुझसे कह रहे थे सर स्टे हो गया सुप्रीम कोर्ट से वक्फ का कानून, तो इससे क्या क्या लाभ होगा। मैंने कहा लाभ तो जब होगा जब स्टे होगा। स्टे दिखाओ, स्टे का ऑर्डर, तो स्टे का ऑर्डर है नहीं, और आप सब लोगों को भी पता है ना स्टे हो गया। ये जो धोखाधड़ी करते हैं हमारे लोग, ये क्यों करते हैं? क्योंकि आरएसएस और जो ज़ायनिस्ट ताकतें हैं ना, जो इजरायली हैं, इजराइल वाले, वो सबसे पहला काम क्या करते हैं, किसी भी कमज़ोर मजलूमों को, मनुवादी, उनकी जो लीडरशिप होती है ना, उसको हाईजैक कर लेते हैं, उसको छीन लेते हैं, और आपके हक अधिकार की जो लड़ाई होती है वो सच्ची लड़ाई नहीं लड़ने देते, बल्कि एक लड़ाई लड़ने का नाटक करते हैं। ये भी समस्या है, सबसे बड़ी, एक सबसे बड़ी समस्याओं में से समस्या है, और उसका भी समाधान वही है। जो व्यक्ति आपको पानी पीने का वादा किया ना, तो हाथ में आपके जब तक पानी नहीं आ जाए तब तक आपको मानना नहीं चाहिए कि पानी आ गया। आपको अगर स्कूल का वादा किया है तो मैं कर रहा हूँ कोशिश, उससे मतलब नहीं है आपको। क्या कोशिश कर रहे हो हमें दिखाओ, और जब तक स्कूल नहीं आएगा आपके हाय हाय के नारे ही लगेंगे। उसी प्रकार से स्टे ऑर्डर दिखाओ सुप्रीम कोर्ट का, जब ही जिंदाबाद करेंगे, वरना हाय हाय करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वक्फ के कानून के ऊपर की वजह से इतना बड़ा खतरा मुस्लिम समाज के ऊपर आ गया, लेकिन जो टॉप लीडरशिप है, जो सब आरएसएस के साथ मिली हुई है, वो लोगों को बहका रही है कि हमने काबू में कर रखा है, आप पीसफुल प्रदर्शन ना करो, ये ना करो, उससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, जो व्यक्ति पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करता वो सच्चा अम्बेडकरवादी, सच्चा संविधानवादी हो ही नहीं सकता। अदालतों को भूल जाइए, वो बात की बात है। पहला काम है पीसफुल प्रोटेस्ट करना, मतलब शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन और प्रदर्शन करना।
80% ये है कोई भी न्याय हासिल करने का तरीका, 20% अदालतों में है। ये बात मैं कह रहा हूँ। तो और पूरी सोच समझ के, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, 80% आपका हर समस्या का समाधान पीसफुल प्रोटेस्ट से है। जो आपको पीसफुल प्रोटेस्ट से रोके वो मनुवादी है, सीधी सीधी बात। और इस देश में दो ही वाद हैं, एक मनुवाद और एक अम्बेडकरवाद, तीसरा कुछ है नहीं। किसी के बहकावे में मत आया करो आप कि ये है और वो है और फलाना, कुछ नहीं है, दो ही हैं। अम्बेडकरवाद जीतेगा तो मनुवाद हारेगा। जितना जितना अम्बेडकरवाद ताकतवर होगा उतना उतना मनुवाद कमज़ोर होगा, सीधी सीधी बात है। एक वोट का अधिकार सबको बराबर देके। वोट का अधिकार क्या है, ये ख़ास तौर पे मैं चाहता हूं कि आप लोग सब मेरी बात ध्यान से सुने और इस पे अमल भी करें। वोट का अधिकार क्या है कि हर एक व्यक्ति इस देश में, इस देश की सभी संपदाओं पे बराबर का मालिक है। और पहले राजा होते थे ना, वही मालिक होते थे। अब जनता को ही बराबर का मालिक बनाया है, तो जनता ही मालिक है। और आप सब लोग जनता हैं, तो जनता के रूप में आप देश के मालिक हैं। और अब आप किस किस के मालिक हैं वो भी समझना बहुत आवश्यक है। और वो है, बाबा साहब ने 4 तरह के नौकर बनाए जनता की सेवा करने के लिए, जनता के इशारे पे काम करने के लिए। पहला, जो आपके सामने विधायक, MP, MLA, कॉरपोरेटर्स आपके आते हैं, और सूरज जी के भी परिवार में रहे हैं नुमाइंदे, आपके नौकर सेवक। तो ये पहले नौकर हैं जो हर 5 साल में आपके पास नौकरी मांगने आते हैं, वादे करते हैं, आप उनकी बातों पे सच्चा या झूठा भरोसा करके उनको वोट दे देते हो, लेकिन नौकर हैं वो आपके। दूसरे हैं ये सरकारी अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, जो DM होते हैं, कलेक्टर होते हैं, SDM साहब होते हैं, SHO साहब होते हैं, पुलिस के दूसरे अधिकारी होते हैं, पटवारी साहब होते हैं, शिक्षक होते हैं। ये सब भी आपके नौकर हैं। इन सब को भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आपकी एक अलग तरह की सेवा करने के लिए ही नौकर नियुक्त किया है। तो चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हों, हालांकि मैं ये बोलता हूं कि ये दोनों के दोनों ही आपके वोटों से चुन के नहीं आए, EVM के PM और EVM के CM हैं, लेकिन फिर भी उस पद पे हैं जहां पे वो आपकी नौकरी कर रहे हैं। तो जो आप लोग कहोगे वही आपके MP MLA जाके विधानसभा में बात रखेंगे, कानून बनेगा। और वो कानून का पालन करने के लिए ये दूसरे प्रकार के नौकर हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, पुलिस के प्रशासनिक दूसरे अधिकारी, टीचर, ये सब दूसरे लोग। तीसरी तरह के नौकर भी होते हैं, वो हैं अदालत में जो न्यायालय है ना, मुख्य न्यायाधीश जो आज हैं संजीव खन्ना साहब, वो भी आप सब लोगों के नौकर। ये बात ध्यान से समझने वाली है। वो भी एक सेवा प्रदान कर रहे हैं, न्याय इंसाफ दिलाने की सेवा, जो बाबा साहब के संविधान में पहले ही लिखा है ना, जो सभी हमारे महापुरुषों का एक दो जो विचारधाराएं हैं, एक मनुवादी और एक ज़ायनिस्ट जो विचारधाराएं हैं, उनको छोड़ के सभी विचारधाराओं का निचोड़ करके बाबा साहब ने संविधान बनाया था। और वो उसके प्रियम्बल है ना, उसी में साफ साफ नज़र आता है, सबके लिए इंसाफ, बराबरी, इज्जत, बंधुता, ये सब ये दिलवाने के लिए आप लोगों को ये सारे नौकर हैं। तो जज जो है ना, वो भी अगर आपके साथ कोई ज़्यादती होती है तो आप अपने तीसरे तरह के नौकरों के पास जाते हो, चाहे सरकार आपके साथ ज़्यादती करे या कोई प्राइवेट व्यक्ति दूसरा जो देश का मालिक है वो भी आपके साथ कोई ज़्यादती करे, आपसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, तो ख़ास तौर पे आप न्यायालयों का दरवाज़ा खटखटाते हो, उनसे कहते हो कि तुम हमारा
इंसाफ करो, ये नौकरी हमने तुम्हें दी। एक चौथे प्रकार के नौकर हैं, वो ईमानदार पत्रकार जो आपके सामने बैठे, वो नहीं जो आपको टेलीविज़न पे नज़र आते हैं ज़्यादातर। वो लोग पत्रकार ही नहीं हैं, वो तो क्रिमिनल्स हैं। जो संविधान के विरुद्ध जाके काम करे वो संविधान का अपराधी है, और वो सबसे बड़ा अपराधी होता है। अब ये हमारे प्रधानमंत्री अगर अपनी शपथ लेके उस पर अमल नहीं करते, आप लोगों को धोखाधड़ी करते हैं, ये बोलते हैं कि मैं 15 लाख दूंगा, काला धन हटाऊंगा, और फिर नहीं हटाते। ना सिर्फ हटाते नहीं हैं, देखिए ये भी ध्यान से सुनने वाली बात, 15 लाख आपको नहीं देते, ये एक अपराध है। लेकिन सबसे बड़ा अपराध ये है कि वो 15 लाख देने की कोशिश भी नहीं करते आपसे झूठा कहकर, और कुछ दिन बाद ही उनके जो नंबर 2 हैं, अपने आप को चाणक्य पता नहीं क्यों कहते हैं, मुझे तो खैर चाणक्य का मतलब ही नहीं पता है, अमित शाह साहब, होम मिनिस्टर साहब हैं अभी, वो बोलते हैं ये तो मोदी जी ने जुमला बोला था, यानी कि जुमला सच्चा नहीं, झूठा जुमला बोला था, चुनावी जुमला बोला था। ये अपराध है कि ना सिर्फ बोला, और ये जानते हुए बोला कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ये अपराध है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी अपराधी हैं आप लोगों के। अब आप लोग मालिकों उन्हें माफ़ किए जा रहे हो, कोई बड़ा जन आंदोलन नहीं कर रहे उनको सज़ा दिलवाने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक रास्ता ढूंढ लिया है आप लोगों के खिलाफ, और वो है आपके वोटों को निरस्त करके। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। उन्होंने जो बाबा साहब ने आपको दिया था ना, उसको आपको देश का मालिक बनाया था, वो ताकत आपसे छीन ली। आपका वोट का अधिकार, आपके वोट का वजन छीन लिया।